मेरा पति मेरा बहुत ख्याल रखता। वह मेरे लिए हमेशा महंगी महंगी चीज़ें लेकर आता, जबकि उसकी इतनी औकात नहीं थी। मैं हैरान हो जाती कि इतना सब कुछ कहाँ से लेकर आता, पर एक काम वह बहुत अजीब करता, मुझे बहुत खुश कर देता। मेरे लिए मेरी पसंद की चीज़ें और खाना लेकर आता, लेकिन खुद रात होते ही दूसरे कमरे में जाकर सो जाता। मैं हैरान होती कि अगर इसको मेरी इतनी ही परवाह है कि ये मेरे लिए इतनी अच्छी चीज़ें लेकर आता है, तो फिर इसे मुझ में दिलचस्पी क्यों नहीं है? मेरे पास क्यों नहीं बैठता? मेरी बात क्यों नहीं सुनता? मेरे साथ उसका रवैया नॉर्मल क्यों नहीं है? मैं एक रात पहले ही दूसरे कमरे में छुप गई ताकि वह जब यहाँ पर आए तो मुझे पता चल जाए कि आखिर इस कमरे में वह क्यों आता है, मेरे पास क्यों नहीं बैठता। तब मैंने अपने पति को ऐसी हरकत करते हुए देखा कि मैंने अपने कानों को हाथ लगा लिया। मैंने जो कमरे में देखा उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। मेरा नाम निशा है। मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरी भाभी को मेरी खूबसूरती से बड़ी नफरत थी। वह कहती कि तेरा हुस्न तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। मैं कहती थी कि भगवान से डरो। भाभी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मेरी माँ जिंदा थी, मेरे पापा इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन जब तक मेरी माँ थी तब तक उस घर में मेरी हुकूमत चलती थी। मेरे भाई को भी मुझसे नफरत थी। वह कहता कि तुम मेरी बीवी के साथ मुकाबले मत किया करो। थोड़ी बहुत मैं भी मगरूर थी, क्योंकि मुझसे कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं होती थी। अब वह अगर मेरी माँ को टाइम पर खाना नहीं दे रही या पुराना खाना दे रही है तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता। एक दिन तो उसने मेरी माँ के सामने खराब खाना रख दिया, जबकि मेरी माँ पहले ही शुगर की मरीज थी। मैंने कहा कि पहले इनकी तबीयत खराब रहती है, अगर तुमसे ताज़ा खाना नहीं बनाया जाता तो तुम मुझे बता देती। पुराना खाना देकर क्यों मेरी माँ को मारना चाहती हो? इस बात पर घर पर ऐसी लड़ाई हुई कि हम दोनों ननंद भाभी में हाथापाई भी हो गई। मेरे भाई ने तो अपनी बीबी का ही साथ दिया। उसने मुझे कहा कि तुझे तो मैं एक दिन ऐसा सीधा करूँगा कि तू बिल्कुल तीर की तरह सीधी हो जाएगी। तू छोटी है, तेरा काम क्या है बड़ी भाभी से ऐसी बात करना? मैंने कहा कि बात छोटे बड़े की नहीं है, कुछ गलत करोगी तो मैं तो ज़रूर बोलूँगी। उस रात मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई। इतनी खराब हुई कि वो अस्पताल पहुंच गई। 4 दिन तक बीमारी से लड़ने के बाद वो इस दुनिया से चली गई। मैं बहुत ही परेशान हुई। थोड़ी बहुत रिश्तेदार थे, लेकिन वो सारे ही मेरी माँ के ससुराल वाले थे, इसलिए उनको कोई ज़्यादा दुख नहीं हुआ। उन्होंने बस थोड़ा अफसोस किया और फिर चले गए। घर में सिर्फ मेरा भाई और मैं थे। एक रात भाई कमरे में आया और उसने कहा कि मम्मी इस दुनिया में नहीं रही। मुझे लगा कि कहेगा कि कोई बात नहीं, मैं हूँ, किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मुझे कह देना। उसने कहा कि अगले रविवार वाले दिन तुम्हारी शादी है। जब उसने ऐसी बात कही तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि क्या क्या कहा? उसने कहा कि हाँ, तुम्हारी शादी कर रहा हूँ, तुम अपने घर चली जाओ। मैं पूछती कि मेरी शादी किससे हो रही है, पर इतनी जल्दी शादी? उसने कहा कि बस शादी का रस्म है, क्योंकि अभी माँ मरी है, तो तेरे दिल में कोई अरमान है तो उसको दिल में ही दबा लेना। मैं तुम्हारे लिए महीना पहले ढोलकी नहीं रख सकता और ना ही तुम्हारे दूल्हे को घोड़े पर ला सकता हूँ। इतना कहकर वह कमरे में चला गया। मैंने तकिए पर सिर रख कर रोना शुरू कर दिया, लेकिन फिर दिल को यह सोचकर तसल्ली कर ली कि चलो, शादी तो एक दिन होनी थी, अगर हो जाएगी तो मेरा अपना ही घर होगा, किसी की गुलामी तो नहीं करनी पड़ेगी। भाभी से तो जान छूट जाएगी, वरना किसी और तरह से तो भाभी से जान नहीं छूट सकती। यही सोचकर मैं भी दिन गुजारने लगी, लेकिन शादी वाले दिन यह देखकर हैरान रह गई कि मेरे भाई ने मेरे लिए किस किस्म के इंसान को मेरी शादी के लिए तय किया था। शायद इसमें भी मेरी भाभी की ही कोई चाल थी, क्योंकि जब भी लड़ाई होती थी मेरी भाभी दुश्मन बन जाती थी। मुझे लगता था कि वो कोई किसी दिन जरूर ही मुझसे बदला लेगी, और आज उसने यह कर भी दिया। वह कामयाब हो गई थी, क्योंकि मेरा दूल्हा तो अजीब सी हालत में बैठा था। उसे देखकर कोई बच्चा भी अंदाज़ा लगा सकता था कि वह कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, बल्कि एक पागल था, क्योंकि उसने हाथ में टॉफ़ियाँ पकड़ी हुई थी जिसको वो खा रहा था। बाल उसके बिखरे हुए थे, कपड़े तो उसने नए पहने हुए थे, लेकिन इतने गंदे कर लिए कि जैसे कोई छोटा बच्चा मिट्टी में खेलता है तो उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। यही हाल मेरे दूल्हे का था। सबको पता चल गया कि वह तो पागल है। मोहल्ले से भी कुछ औरतें आई थी, क्योंकि रिश्तेदार तो थे नहीं। उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि निशा का दूल्हा तो पागल है। ये क्या कर दिया भाई भाभी ने, बहन पर इतना बड़ा जुल्म कर दिया।
माँ क्या मरी, इनकी तो आंखें ही सफ़ेद हो गई। पागल के साथ इतनी प्यारी लड़की की शादी करवा दी गई और मेरी शादी भी हो चुकी थी। उसके बाद मैंने अपने दूल्हे को भी देखा था। अब तो विदाई होने भी वाली थी। मेरी आंखों से आंसू भी जारी थे। मैं रोना चाहती थी लेकिन रो भी नहीं सकती थी। मैं रोती तो मेरे आंसू कौन देखेगा। मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही थी। मेरी माँ अगर आज जिंदा होती तो मेरे साथ यह सब कुछ ना होने देती। मेरी भाभी ने ही मेरे भैया को भड़काया था। उसको ज़रा ख्याल ना आया कि वह अपनी बहन की शादी एक पागल से के साथ कर रहा है। कैसे रखेगा वह मुझे, क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा। आजकल तो लोग अपनी बेटियों की शादी ऐसे लड़कों के साथ भी नहीं करते जिनके पास नौकरी नहीं होती और इसके पास तो अकल भी नहीं, तरीका भी नहीं था। एक पल तो दिल किया और जाने से इनकार कर दूं, लेकिन उसके बाद क्या होता, मेरा ही तमाशा बनता। ये लोग फिर भी मुझे यहाँ से निकाल ही देते। इसलिए सब कुछ मैंने भगवान पर छोड़ दिया और चुपचाप विदा हो गई। जाते जाते भाई ने सर पर हाथ रखने की कोशिश की तो मैंने सर पीछे कर लिया। सब लोगों ने यह मंजर देखा। मैंने कहा कि ज़रा इसकी भी बेइज्जती हो, इसको इतना जताऊं कि इसने जो मेरे साथ किया वो अच्छा नहीं किया। भाभी भी मिलने के लिए आई तो मैं उनसे मिलने ही ना, क्योंकि उन्होंने तो सबके सामने ही कहा था कि तुम्हारी शादी करवा दी, नखरे ना दिखाओ और अपने घर दफा हो जाओ। कौन भाभी कहती है अपनी ननंद को, वो भी उसकी विदाई वाले दिन। अरे दिल में जितनी भी नफरत हो, इस तरह तो कोई भी बेटी को घर से यह कहकर नहीं निकालता कि दफा हो जाओ। मेरे साथ कितना बुरा सलूक हो रहा था, भगवान ही देख रहा था कि मेरे ऊपर कितना जुल्म हो रहा है। पर मुझे पता था कि मेरा भगवान इंसाफ करेगा। लेकिन अभी तो मेरा समय बहुत खराब नजर आ रहा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरा दूल्हा पागल था लेकिन उसका घर अच्छा था। 3 कमरों वाला घर था। वहाँ पर उसका एक भाई भी था। मुझे लगा कि वो भी इसी घर में रहता है। लेकिन जब रात हुई, उसकी जगह उसका भाई कमरे में आया तो मैं जरा घबरा गई। उसने कहा कि भाभी, घबराने की जरूरत नहीं है। दरअसल ये मेरा भी अपना घर है। वहाँ दूसरी जगह भी मेरा घर है जहाँ पर मेरी बीवी बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। अब आपको इसे ही संभालना है। वह क्या है, मेरी बीवी को यह पसंद नहीं है क्योंकि उसके साथ इसके संबंध अच्छे नहीं हैं। माँ बाप हमारे भी नहीं हैं, बस अब आप हैं और आपका पति। यह घर है। अगर आपको समझ में ना आए कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, फ़ोन करके पूछ लीजिएगा। दीवार पर मेरा नंबर लिखा हुआ है, पर अगर यह ज़्यादा तंग करने लगे तो अभी आप मुझे बुला सकती हैं। लेकिन देखिए, मैं भी बाल बच्चे वाला हूँ। मेरी बीवी को मेरा यहाँ आना जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी हुई तो फिर आप बुला लीजिएगा, वरना खुद ही हालात को संभालने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अब यह है तो आपका ही पति और आपको ही इसके साथ रहना है। मैं समझ रही थी कि मेरी ज़िंदगी अब कितनी बुरी होने वाली है। मैंने हाँ में सिर हिला दिया और क्या कह सकती थी। उसने कहा, भगवान आपकी मदद करे, आप परेशान नहीं होना, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे पता था कि वह तसल्ली दे रहा है, लेकिन फिर दोबारा कहा कि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ भाभी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल भी परेशान मत होना। पता नहीं उसने इस बात को 2 बार क्यों बोला और इतना जोर देकर क्यों बोला। फिलहाल तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा कि ठीक है। मेरा पति दूसरे कमरे में बैठा था। मैं जब उस कमरे में गई तो हैरान रह गई। यह कमरा शायद उसी का था। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें टूटी हुई थी, पर कुछ खिलौने वगैरह भी पड़े थे। शायद उसका दिमाग बचपने वाला था। उसने मुझे देखा तो मैं डर गई। मुझे लगा कि ये मुझसे कोई बात करेगा, कुछ बोलेगा या कोई काम वगैरह कहेगा, पर उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया। मैं चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो गई। मेरा दिल तो किया कि दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा लूं, लेकिन फिर मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। कहने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन इतनी सुकून की नींद पहले कभी भी मुझे नहीं आई थी। आँख खुली तो मैं हैरान रह गई। सामने मेरा पति बैठा था। उसे देखकर मैं डर गई। फिर जब मैंने टेबल की तरफ देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। टेबल पर तो नाश्ता पड़ा हुआ था। नाश्ता तो शायद बाजार का लग रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा और आसपास देखा। मुझे लगा शायद उसका भाई आया है और वही नाश्ता लेकर आया है, लेकिन घर में कोई भी नहीं था। बाहर वाला दरवाज़ा तो अभी भी बंद था। रात को मैंने खुद कुंडी को लगाई थी। मेरे पति ने मुझे कहा कि नाश्ता कर लो और वो भी नाश्ता करने के लिए बैठ गया। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि इसको इतना पता है कि हमारी शादी हुई है तो बाज़ार से नाश्ता लेकर आना है। फिर ये पागल हुआ, लेकिन फिर उसने अजीब सा गाना गुनगुनाना शुरू कर दिया
किसी कार्टून का गाना था। तो मैं समझ गई कि शायद एक नॉर्मल सी हरकत है, शायद इसे भी भूख लगी हो, पर उसके पास थोड़े बहुत पैसे हो। इतना काम तो कोई छोटा बच्चा भी कर लेता है। खैर, मैंने नाश्ता कर लिया। उसके बाद मैं घर को साफ करने लगी। मैं ये पूछना भूल गई थी कि ये घर कैसे चलता है, लेकिन फ़िलहाल तो घर में ज़रूरत की सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। मैंने उसके भाई का नंबर मिलाया, पर आज उसका नंबर नहीं मिल रहा था। मैंने दोपहर का खाना भी बना दिया। मेरी घर में ऐसे ही चलने लगी। एक दिन मेरा पति अचानक कहीं चला गया तो मैं परेशान हो गई। मुझे लगा कि पता नहीं शायद घर से भाग गया हो। मैंने इसलिए उसके भाई को कॉल की। उसने कहा कि हाँ, वह कभी कभी चला जाता है लेकिन वापस आ भी जाता है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर रात तक वह वापस ना आए तो तब आप मुझे बताइएगा। यह सुनकर मैंने कहा कि ठीक है। रात हुई तो मेरा पति तुरंत वापस भी घर आ गया। उसके हाथ में कोई चीज़ थी जो उसने मुझे पकड़ा दी। मैंने खोल कर देखा तो उसके अंदर फूल थे। मैंने कहा कि ये क्या है, तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। मैं हैरान रह गई। उसने फूल मेरे पास रखे और खुद दूसरे कमरे में चला गया। थोड़ी देर के बाद देखा तो वह कमरा अंदर से लॉक था। उस घर में मेरे दिन अच्छे गुजर रहे थे। जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था, बल्कि सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था। बल्कि मेरा पति मेरे लिए हर रोज़ कोई ना कोई चीज़ भी लेकर आता था। पता नहीं उसके पास पैसे कहाँ से आते थे। घर में भी हर चीज़ मौजूद थी। जब घर का सामान थोड़ा ख़त्म होने लगा तो एक दिन उसका भाई आया और उसने आकर 20,000 रुपये मुझे दिए। मैंने कहा कि ये घर भी आप ही चलाते हैं? तो उसने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल हम दोनों भाइयों के नाम कुछ दुकानें हैं, उनका किराया आता है, तो मैं उसमें से 2 दफ़ा 20-25 हज़ार रुपये आते हैं। आपको तो 20,000 रुपये 15 तारीख को मिल जाएंगे। आज पहली तारीख है, तो मैं आपको पैसे देने के लिए घर पर आ गया। मैंने कहा कि ठीक है। मैंने घर की ज़रूरत का सामान भी ले लिया। उस घर में टीवी भी था, एसी भी था, बल्कि सब कुछ था। एक दिन भूले भटके मेरी भाभी और मेरे भाई यहाँ घर पर आ गए। उनको पता था कि उन्होंने मेरी शादी पागल से करवाई है और मुझे पता था कि वह लोग यह देखने के लिए आए होंगे कि मेरा हाल क्या चल रहा है। लेकिन जब मुझे देखा तो वह लोग हैरान हो गए। मैंने नया जोड़ा पहना हुआ था। मेरी भाभी ने कहा कि यह जोड़ा कहाँ से आया? इन लोगों ने तो तुम्हारे लिए सिर्फ 2 ही जोड़े बनाए थे और हमने भी तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बनाया था। मैंने कहा कि हाँ, मुझे पता है। मेरे पति ने मुझे ला कर दिया। उसने कहा कि तुम्हारे पति को तो मुंह हाथ धोने का नहीं आता, तो तुम्हारे लिए जोड़ा कहाँ से लाएगा? मैंने कहा मेरे पति ने ही मुझे ला कर दिया है। आपको किसने कहा कि उसे मुंह हाथ धोना नहीं आता? यह देखें, मैं आपको दिखाती हूँ मेरे लिए वह रोज़ रात को क्या क्या लेकर आते हैं। जब मैंने सारी चीज़ें अपनी भाभी को दिखाई तो वह भी हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि यह कुछ कहाँ से लेकर आ रहा है, कहीं चोरी करके तो नहीं लेकर आ रहा? मैंने कहा कि ये चीज़ें तो बिल्कुल नई नहीं हैं। उसने कहा नई तो बिल्कुल भी नहीं लग रही। ये क्या बात हो गई? उनका तो ऐसा हो गया जैसे तीर निशाने पर ना लगा हो, कि जैसे वह मेरे साथ कुछ बुरा करना चाहती हो, पर बुरा नहीं हुआ। तो वह बड़ी परेशान हो गई थी। खैर, मैंने भी सर उठाकर उनको सारी चीज़ें दिखाई और मैं भी अंदर ही अंदर बहुत खुश हुई। मेरी भाभी ने कहा देखो, शायद मैंने जल्दबाजी में आकर गलत फैसला कर दिया, लेकिन तुम तो बड़ी खुश लग रही हो। मैंने अपने भाई को भी कहा कि आपने कोई गलत फैसला नहीं किया, मैं वाकई खुश हूँ। मुझे आपसे कोई भी शिकायत नहीं है। मुझे इस घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हम भी तो गरीब लोग ही थे ना। अगर हमारी शादी होती तो हमारे जैसे ही लोगों में होती। लेकिन यह देख लें, ये लोग तो आपसे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इस घर में तो एसी भी लगा हुआ है। गर्मी होती भी है तो मुझे बहुत सुकून की नींद आती है। मेरी भाभी का तो मुंह ही लटक गया था। मुझे पता था कि घर जाते ही ये मेरे बड़े भाई से झगड़ा करेंगी, और अच्छी बात है, मुझे खुश देकर घर जाते ही ये लोग आपस में झगड़ा करते रहेंगे, और यही उनकी सज़ा भी थी। मेरा पति मुझसे कोई भी बात नहीं करता। वह हर रोज़ मेरे लिए चीज़ें भी लेकर आता और मेरा ख्याल भी रखता और मेरा बहुत अच्छे से ध्यान भी रखता। एक दिन मैं जा रही थी कि मेरे पाँव पर कोई चीज़ लग गई, तो उसने मेरे पाँव पर पट्टी बांधी। लेकिन रात होते ही वह दूसरे कमरे में चला जाता और अंदर से वह कमरा लॉक भी कर लेता। मैं बड़ी ही परेशान होती कि यह किस किस्म का मामला है। मैं उससे बात करना भी चाहती थी और पूछना भी चाहती थी। मैंने फिल्म ड्रामे में यह सब देखा था कि मोहब्बत से इंसान भी ठीक हो जाता है।
शायद मैं भी उसको ठीक कर लेती, और अगर वह ठीक भी हो जाता तो फिर इस दुनिया का सबसे अच्छा मर्द होता, क्योंकि वह बहुत ही खूबसूरत था और जवान भी था, और उसके पास पैसे की भी कोई कमी भी नहीं थी, घर भी उसका अपना ही था, पर इतना सारा सामान भी था। अगर ऐसा ही होता तो मेरी पूरी ज़िंदगी बहुत अच्छे से सेट हो जाती, लेकिन वो मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करता था। मेरी एक दोस्त पागलों की डॉक्टर बन गई थी। उसने मुझे एक बार बताया था कि ऐसे लोगों को बहुत प्यार और बहुत मोहब्बत की ज़रूरत होती है, और अगर उनकी ज़िंदगी में कोई हो तो वह उसे बहुत प्यार और मोहब्बत देते हैं, मतलब आम इंसान से भी ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर तो मामला बिल्कुल उल्टा ही था। आहिस्ता आहिस्ता मुझे बात समझ में आने लगी कि जो भी मामला है उसका ताल्लुक उस कमरे से ज़रूर जुड़ा हुआ है, क्योंकि मेरा पति उस कमरे में ही चला जाता था। इसलिए मैंने सोच लिया था कि मुझे पता लगाना ही होगा कि उस कमरे में वह क्या करता है। मैं एक बार उस कमरे में गई थी, पर वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी भाभी ने लोगों को कहना भी शुरू कर दिया था कि पागल से शादी हुई है, लेकिन वह बड़े ही अच्छे हालात में है। उसके मुंह से निकल गया होगा, क्योंकि यह बात मुझ तक भी पहुंच गई थी, क्योंकि हम सब का मोहल्ला तो एक ही था। मैं कहती थी कि हाँ, भगवान का शुक्र है, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरे पास आज सब कुछ है, मेरे पास पैसे भी होते हैं और घर के सारे मामलात मेरे हाथ में ही होते हैं। पैसे आ जाते थे तो मेरा पति मेरा बहुत ही ख्याल रखता, और रोज़ मेरे लिए वह कोई ना कोई चीज़ भी लेकर आता। मेरा पति कहाँ जाता ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। मैं एक बार उसके पीछे गई थी, लेकिन मुझे रास्ते का नहीं पता चला, इसलिए मैं वापस आ गई। मैं कहीं गुम ना हो जाऊं, और वो तो मेरी आंखों के सामने न जाने कहाँ चला गया। उसे रास्ते का बहुत अच्छी तरह से पता था। शायद किसी बाग में बच्चों के साथ खेलने के लिए जाता होगा, क्योंकि उसके पास इस तरह की काफ़ी सारे सामान थे। इसलिए मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब मुझे यह बात ज़रूर पता लगानी थी कि कमरे में क्या है, और वह दिन के वक्त कमरे पर ताला लगाकर क्यों चला जाता है। एक दिन मैंने वह कमरे की चाबी गायब ही कर दी और ताला भी खोल दिया। उसको ताला नहीं मिला तो वह बगैर ताला लगाए ही घर से चला गया। मेरा आज प्लान था कि मैं पहले से ही कमरे के अंदर छुप जाऊंगी, और जब वह कमरे में आएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि वह क्या कर रहा है। लेकिन जैसे ही वह घर में आया, वह मुझे तलाश रहा था, क्योंकि रोज़ घर में आने के बाद वह मुझसे थोड़ी बहुती बातें भी कर लेता था। उसको मेरा नाम भी याद हो गया था, मुझे मेरे नाम से भी वो बुलाता था। कभी कभी देखकर मुझे बड़ा दुख होता कि यह भी तो किसी की औलाद है, कितना खूबसूरत और नौजवान है, और इसके साथ न जाने क्या हुआ कि यह पागल हो गया। जाहिर सी बात है, यह पागल पैदा तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि कहते हैं ऐसे लोगों की उम्र कम होती है। शायद इसके साथ कुछ हादसा हुआ हो। मैंने उसके भाई से भी पूछने की बहुत बार कोशिश की थी, पर उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया कि वक्त के साथ साथ आपको सब कुछ पता चल जाएगा। यह किस किस्म की बात कही थी उसने, वक्त के साथ मुझे कैसे पता चलता। मुझे मेरे पति की पुरानी तस्वीरें भी मिली थी। वो शक्ल से बहुत ही गुस्से वाला और जिद्दी लगता था। ऐसा लगता था कि जैसे पूरे खानदान का सबसे खूबसूरत नौजवान था। लेकिन फिर ऐसे हाल पर कैसे पहुंच गया? कहीं उसको किसी की बद्दुआ तो नहीं लगी थी? मैं मन में ही ऐसी बहुत सी उल्टी सीधी बातें और सवालात कर रही थी। आज तो मुझे पता चल ही जाना था, फिर उसके बाद तो मैं देखती कि मैंने क्या करना है। कहीं कोई ऐसी बात तो ना हो मेरा पति फिर से मेरे लिए कोई चीज़ लेकर आया था। वह कमरे में आ गया, लेकिन उसे महसूस किया कि मैं कमरे में नहीं हूँ, तो वह चीज़ वहीं पर रख दी। मुझे थैले रखने की भी आवाज़ आ रही थी। वो उस कमरे में आ गया। मैं कमरे के अंदर ही छुपी हुई थी। उसने दरवाजे को अंदर से लॉक भी लगा दिया और कुर्सी पर सर पकड़ के बैठ गया। मैं पर्दे के पीछे से उसको साफ देख भी रही थी। उसको अंदाज़ा भी नहीं था कि मैं उसके कमरे के अंदर हूँ। वह सर को ऐसे अंदाज में पकड़े हुए बैठा था, ऐसा लगता था जैसे कोई बड़ा आदमी कुछ सोच रहा है। उसके चेहरे पर से अचानक से पागलों वाले जज्बात भी गायब हो गए थे। अभी से मामला मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा था। कोई ना कोई बात तो थी जो नॉर्मल नहीं थी। थोड़ी देर के बाद उसने अपने जेब से एक बड़ा सा फ़ोन निकाला। मैं हैरान रह गई, ये बड़ा सा फ़ोन इसके पास कब आया? और फ़ोन भी बिल्कुल ठीक ठाक था, टूटा हुआ भी नहीं था, जबकि बाकी सारी उसकी चीज़ें टूटी फूटी पड़ी थी। फ़ोन पर वह किसी से बात करने लगा, और जब उससे बात करनी शुरू की तो मेरी तो ऐसी हालत ख़राब हुई कि मैं हैरान रह गई।
वो तो किसी समझदार आदमी की तरह फ़ोन पर बात कर रहा था और कह भी रहा था कि देखें, मैंने आपसे पहले भी डील की थी, आप ये पैसे कारोबार में लगा दें, जो मेरी किस्मत होगी, जो मेरा नसीब होगा वो मुझे मिल जाएगा। मैं हैरान रह गई थी कि वो मेरा पति जो दुनिया के सामने पागल बना हुआ है, यहाँ पर बैठकर बिजनेस की डीलें कर रहा था, लेकिन फिर दुनिया के सामने क्यों पागल बना हुआ था और अपनी बीवी से भी क्यों झूठ बोल रहा था। अपनी बीवी को तो बता सकता था। दिल तो किया कि सामने जाऊं, लेकिन फिर सोच के देखती हूँ कि ये क्या क्या करता है। फिर थोड़ी देर के बाद जेब से काफ़ी सारे पैसे निकाले और फिर उनको एक साइड पर रख दिया और फिर दोबारा से किसी को फ़ोन किया। इस बार मुझे समझ में आ गया कि वो फ़ोन किसको कर रहा है। वह अपने छोटे भाई को ही फ़ोन कर रहा था। उसने कहा कि मेरा दिल करता है कि मैं निशा को जाकर सब कुछ सच सच बता दूं। वह मेरी बीवी है और मैं उसके साथ रहना चाहता हूं। शायद दूसरा शख्स कर रहा था कि जल्दबाजी ना करो, तो उसने कहा कि जल्दबाजी कैसी, हमारी शादी को अब 4 महीने होने वाले हैं। जब मेरा जिक्र हुआ तो मैं तुरंत उसके सामने आ गई। मुझे देखकर वह हैरान रह गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और वह फ़ोन एक साइड पर तुरंत रख दिया। मैंने कहा कि यह सब कुछ क्या चल रहा है, क्यों दुनिया के सामने पागल बने हुए हो? मैंने आज सब कुछ सुन लिया है। उसने कहा कि देखो, मैंने आज या कल तुम्हें सच बताना ही था। मैंने कहा कि मुझे सारी बातें बताओ, आखिर बात क्या है? मेरी आंखों से आंसू ही बहे जा रहे थे। तो उसने कहा कि तुम क्यों रो रही हो? मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, बस मुझे रोना आ रहा है। मुझे सच सच बता दें कि क्या बात है। उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं तो हैरान रह गई। उसने कहा कि मैं पूरे मोहल्ले का सबसे होशियार और समझदार पढ़ा लिखा लड़का था। मेरी बहुत अच्छी नौकरी भी थी, अभी भी है। मैं उसी नौकरी में हूँ, लेकिन सारी सारी रात बैठकर ऑनलाइन काम करता हूँ। मैंने कहा कि पागल क्यों बने फिरते हो तुम? तो उसने कहा कि मेरी कुछ लोगों के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी, पर मुझे नहीं पता था कि वो किसी और तरह के लोग थे। एक दिन हम लोग कहीं पर चले गए, वहाँ पर हमारा छोटा सा झगड़ा हो गया और हमारे हाथों एक आदमी मारा गया। तो सारा इल्ज़ाम उन लोगों ने मुझ पर लगा दिया। अगर मैं पागलपन का नाटक ना करता तो मुझे सज़ा हो जाती और मेरी सारी ज़िंदगी जेल में मुझे गुजारना पड़ता, क्योंकि वो सब लोग तो भाग गए थे। पर मैं उस आदमी की जान बचाने के चक्कर में वहीं पर रह गया, लेकिन वह भी इस दुनिया से चला गया और सारा का सारा इल्ज़ाम मुझ पर आ गया। मुझे पुलिस पकड़ कर ले भी गई थी। अभी भी वो लोग इसी मोहल्ले में रहते हैं। उसका मेरी वजह से बहुत नुकसान हुआ, इसलिए मुझे पागलपन की एक्टिंग करनी पड़ी। अब उन्होंने वह घर भी बेच दिया है और वह लोग 1 महीने के बाद यहाँ से जा रहे हैं। बस उसके बाद मैं अपने तरीके से रह सकता हूँ। तुम्हें ये सब कुछ मैंने इसलिए नहीं बताया कि एक दफ़ा वो लोग यहाँ से चले जाए तो फिर मैं तुम्हें सच बता दूँगा। तुम्हारे भाई ने जब कहा कि उसे ये रिश्ता कबूल है तो हम लोग बड़े हैरान हुए। हमें पता चल गया था, इसलिए मैंने बिना देखे ही शादी के लिए हाँ कर दिया। सोचा कोई तो पुण्य कमा लूँगा तुम्हें बचाने की खातिर। तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम बहुत अच्छी लगती हो। मैं बाहर जाता तो वह भी काम के सिलसिले में ही जाता। तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता तो फिर सोचता हूँ तुम्हारे लिए कोई चीज़ ले जाता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कहीं तुम हालात से तंग आकर मुझे छोड़कर ना चली जाओ कि एक पागल के साथ मेरी ज़िंदगी बुरी गुजर रही है। इसलिए तुम्हारे सारे नाज नखरे उठाने की कोशिश करता हूँ और तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आता हूँ कि कम से कम तुम खुश तो रहो। तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरी आंखों से फिर से आंसू गिरने लगे। उसने कहा कि आप क्यों रो रही हो? मैंने कहा कि खुशी से रो रही हूँ। उसने कहा अजीब हो, दुख में भी रोती हो और खुशी में भी रोती हो। अरे देखो, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अच्छी होने वाली है। हम लोगों को 1-1.5 महीने तक यह नाटक करना होगा, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो सोच रही हूँ कि भगवान ने मेरी कौन सी पुण्य का मुझे तोहफा दिया है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया था, पर मेरे अपने भाई ने ही मेरे साथ इतना बुरा किया और शुक्र है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। उसने कहा कि परेशान न हो, हमेशा ही ठीक रहेगा। मैं तुम्हारा पति हूँ, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा, तुम्हारे साथ रहूँगा, हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी। और ऐसा ही हुआ। आहिस्ता आहिस्ता ये बात मशहूर कर दी। मैंने अपने पति का इलाज करवा लिया है और हमारी ज़िंदगी अब बहुत अच्छी हो गई है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए।